नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे बड़े भाई की भूमिका में। जीतन राम मांझी के साथ हुआ फिल्मों वाला खेल और तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे नीतीश कुमार का पीछा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार के शिक्षकों के 6 लाख शिक्षकों के सपनों पर आखिर पानी फेरा, लेकिन इस बार आखिर अंतःगत्वा समय किसी को नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े भाई की भूमिका पर भी पानी फिर गया है। दोस्तों इसका मुख्य कारण ये है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो डिमांड थी कि मैं बड़े भाई की भूमिका में रहूंगा, आखिरी तौर पर उनके इस सपने को तोड़कर रख दिया गया और बराबरी का दर्जा दे दिया गया है बंटवारे में। दोस्तों वहीं हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के साथ एक फिल्मों वाली खेल हो गई है। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पछाड़ने पर लगे हुए हैं नीतीश कुमार को। बिहार चुनाव का बिगुल आखिर एनडीए की ओर से फूंक दिया गया सीटों के बंटवारे को लेकर। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मसले पर अब मुंह खोल दिया गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। कहां तक पीछा करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का। दोस्तों इससे पहले आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सपना थी, ख्वाहिशें थी कि हमें इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने सपने साकार होने से पहले कदापि नहीं सोचा था कि शिक्षकों के सपने को जब मैंने तोड़ा है तो क्या मेरे ऊपर इसका असर पड़ेगा या फिर नहीं। कोई कुछ करे या फिर ना करे, लेकिन समय सभी को देखता है। दोस्तों यही हाल देखने को मिला जब एनडीए की ओर से आखिरी तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से सीटों को लेकर बंटवारे थे, जिसमें देश के एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज नेता, देश के प्रधानमंत्री थे, अमित शाह थे, उसके बाद दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान थे, बिहार के डिप्टी सीएम थे, तमाम बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। इसी के क्रम में सीटों का ऐलान हो गया। सीटों के ऐलान के क्रम में बता देना चाहेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जदयू पार्टी को 101 सीट मिली है। 101 सीटों के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी भी कम पर नहीं, और उन्होंने नीतीश कुमार को बड़े भाई के रूप में स्वीकार ना करते हुए बराबर सहोदर और समतुल्य भाई का रिश्ता निभाने का यहाँ पर औचित्य रखा, जिसके अनुसार अब बीजेपी भी बिहार में 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। दोनों ही पार्टी समान सीटों पर 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका खुलासा कर दिया गया है कोर कमेटी की ओर से। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बड़ी बातें कि चिराग पासवान को बड़ी सफलता मिल गई, 29 सीटें मिल गई। उन्होंने नखरे दिखाई, बड़ी सफलता मिली है। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 6 सीटें प्रदान कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात कि जीतन राम मांझी को पहले से भी एक सीट घटाते हुए उनके साथ एक बड़ा खेल कर दिया गया है, जो फिल्मों वाली खेल है। दोस्तों फिल्मों वाले खेल के संबंध में आगे हम एक तुरंत बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए आज देर रात तक तमाम सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी रण में उतरेंगे इसका खुलासा कर दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कल यानी सोमवार को की जा सकती है। लेकिन इससे पहले आइए छोटे दलों के लिए जो सीटें उपलब्ध कराई गई है, वो संभावित सीटें और जो खबर प्राप्त हो रही है वो संभावित सीटों के बारे में भी बता रहा हूं, और निश्चित रूप से यहीं पर मुहर भी लगने वाली है, जिसके क्रम में दोस्तों ये है आपको मैं बता देना चाहूँगा। सबसे पहले आइए जीतन राम मांझी को जो सीटें दी गई है उसमें गया जी के टिकारी सीट दे दी गई है, अतरी सीट दे दी गई है, इमामगंज सीट दे दी गई है, बराचट्टी विधानसभा का वह सीट दे दिया गया, वो सासाराम सीट, उसके बाद कुटुम्बा और जमुई का वह सिकंदरा विधानसभा सीट दे दी गई है। यानी कुल मिलाकर दे दिया जाए, यहाँ पर देखने की बात है कि गया जी जिले के टेकारी, अतरी, इमामगंज, बराचट्टी 4 हो गया, उसके बाद कुटुम्बा और
सिकंदरा, ये 6 सीटें उन्हें दे दी गई है। इन्हीं सीट पर अब जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए आरएलएम के लिए 6 सीटें उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें सासाराम एक सीट है, दूसरा दिनारा एक सीट है, तीसरा उजियारपुर समस्तीपुर का उजियारपुर सीट है, चौथा वैशाली का महुआ सीट है, बाजपट्टी सीट है और मधुबनी सीट है। यह 6 सीट उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर से दे दी गई है और शेष सीटों पर अभी तक जो खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि 101 और 29 सीटों वाली बात है, इसलिए इस पर आखिर जब तक सूची नहीं आ जाती तब तक कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर कि वही खेल हुआ जीतन राम मांझी के साथ। आपने देखा होगा कि एक फिल्म की कहानी, एक फिल्म आप सुने होंगे या फिर देखे होंगे, जिसमें जनता की ओर से एक नेताजी होते हैं और नेताजी आम जनों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी यानी डीएम के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद सबसे पहले डीएम कार्यालय के बाहर जोरों शोर से आंदोलन किया जाता है। डीएम के खिलाफ जोरों शोर से आंदोलन और जमकर नारेबाजी की जाती है अपनी प्रमुख मांगों की पूर्ति के लिए। डीएम साहब बड़े सूझबूझ के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस नेताजी को अपने कार्यालय के अंदर बुलाते हैं। नेताजी खुशी खुशी जाते हैं कि अब तो डिमांड पूरा हो जाएगा। दोस्तों अंदर जाने के बाद सबसे पहले डीएम साहब जमकर कुटाई करते हैं। उस नेताजी को अंदर ही जमकर कुटाई की जाती है और कुटाई करने के बाद सख्त हिदायत दे दी जाती है कि बाहर जाने के बाद चेहरे पर वो फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कुटाई की गई है। मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकलना है और आम जनता का अभिवादन करते हुए यही कहना है कि सारे डिमांडों पर बातचीत सकारात्मक रूप से हो गई है और उसके बाद हमारे पक्ष में नारा लगाना है। दोस्तों वही होता है, वो नेताजी बाहर निकलते हैं मुस्कुराते हुए और सारी डिमांडें पूरे हो जाने की बातें करते हैं और जय जयकारा लगना डीएम साहब के नाम से शुरू हो जाता है। ठीक वही स्थिति जीतन राम मांझी के साथ हुई थी दोस्तों। और आप गौर करेंगे बीते कल की बात, सीटों के बंटवारे को लेकर बीते कल ही जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कह डाली थी कि या तो मुझे 15 सीट दे दीजिए या फिर मेरा रिजाइनेशन लेटर ले लीजिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था अपने करीबी को कि मेरा रिजाइनेशन लेटर तैयार करो, मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन एनडीए में ही रहूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बातें उन्होंने कह डाली थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पहले से भी कम सीट मुहैया करा दी गई। पिछली बार 2020 में उन्हें 7 सीटें दी गई थी और इस बार इतना नखरा करने के बाद भी 1 सीटें कम दे दी गई, 6 सीट मिल गई है। लेकिन 6 सीट मिलने के बाद वही नेताजी वाली बात और डीएम साहब वाली बात बाहर निकलने के बाद, जिस तरह से उस नेताजी ने बाहर निकलने के बाद मुस्कुराने का परिचय दिया था, ठीक जीतन राम मांझी के द्वारा भी मुस्कुराते हुए बड़ा पोस्ट कर दिया गया है। आप उस पोस्ट को भी देख रहे होंगे। उन्होंने लिखा, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सीटों के बंटवारे से पूरी तरह संतुष्ट हूं और लिख दिया, बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। जरा देखिए, वास्तव में पूरी तरह वही नेताजी वाला हाल। बाहर निकलने के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने सीटों से संतुष्ट होने की बातें कह डाली। उधर आइए दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यहाँ पर नीतीश कुमार का पीछा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के द्वारा जो भी सबसे खास और बातें देखेंगे, अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी कोटि संवर्ग के कर्मी हो या फिर कर्मी बनने वाले हो, उनके साथ बड़ा खेल किया गया था। अंतःगत्वा उनके सपने को तोड़ दिया गया था, जिसका यही निदान हुआ कि बड़े भाई की भूमिका वाले सपना टूट गया नीतीश कुमार की। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर देखे होंगे कि बिहार के शिक्षकों के लिए यहाँ पर आशा को निराशा में बदल दिया गया कि पहली बार उनके मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। कोई भी शिक्षक को ना तो 7th पे का लाभ दे दिया गया,
किसी भी कोटि के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिर 7th पे का लाभ भी दे दिया जाता तो सरकार के ऊपर कोई ज़्यादा वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता। मामूली सा वित्तीय बोझ पड़ना था, जिसे आखिर अंतःगत्वा सरकार के द्वारा खा लिया गया। अब तो यहाँ पर जो भी होगा नए वर्ष में ही होगा, 2026 में ही होगा। स्वाभाविक है 7वें वेतनमान से संशोधित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से तो 8वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो स्वाभाविक है अगर 7वां वेतनमान का लाभ इस महीने इस वर्ष दे दिया जाता तो इसी के अनुरूप में जो भी गुणात्मक बढ़ोतरी होती इसी के अनुरूप में होती, लेकिन अब इसके अनुरूप में नहीं हो पाएगा। यह बड़ा धक्का दे दिया गया और टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ा कर दिया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेवा निरंतरता के मसले पर कमेटी बनाकर यहाँ पर खेल कर दिया गया सेवा निरंतरता के मसले को, और वेतन संरक्षण का यह खेल खेला जा रहा है। ये भी मिलेगा या फिर ना, क्योंकि पदाधिकारी तो आखिर चुनावी दंगल में कूद गए। उधर आइए दोस्तों, वित्त रहित शिक्षकों के साथ क्या हुआ। कमेटी बनाने के नाम पर बड़ी घोषणा कर दी गई कि इन्हें वेतनमान दिया जाएगा। अंतःगत्वा उनके साथ भी खेल हुआ, उनके सपने को तोड़ कर रख दिया गया, उनके आंदोलन को समाप्त करा दिया गया। लेकिन कमेटी का गठन कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कमेटी अपना रिपोर्ट कब देगी इसकी भी गारंटी नहीं, और रिपोर्ट का अनुपालन कब होगा इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। उधर आइए दोस्तों, शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा खेल हुआ। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा पहले घोषणा कर दी गई थी कि मैंने विभाग को आदेश दे दिया है। उन्होंने अपने हैंडल के माध्यम से पोस्ट किया था, मैंने विभाग को सूचना दे दिया है कि 1,27,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली निकाले। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, अंतःगत्वा टालते 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 ये बातें सामने आई कि TRE 4 के अंतर्गत 1,27,000 को छोड़ दिया जाए, 1 लाख शब्द हटा दिया गया और सिर्फ 27,000 पदों पर ही बहाली करने की बातें सामने आई। जब छात्रों की ओर से आंदोलन किया गया उसका परिणाम ये निकला कि इस बहाली को ही समाप्त कर दिया गया और बहाली भी नहीं निकली दोस्तों। वहीं पर आप देखेंगे तो इस तरह से बड़ा झटका दे दिया गया शिक्षक अभ्यर्थियों को। लेकिन इसका पीछा आखिर नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। उन्होंने जिक्र भी किया है मुख्यमंत्री के उस ट्वीट का कि उन्होंने 1,27,000 का वादा कर 1 लाख शब्द हटा दिया और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खेला किया। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले तुरंत ही हम बहाली की प्रक्रिया को अपनाएंगे। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इसे स्वीकार करें या फिर ना करें, लेकिन अगर BPSC के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, BPSC TRE 1 की अगर प्रक्रिया पूर्णतः सफल हुई, जिसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार भी सामने उभर कर नहीं आया, प्रश्न पत्र लीक का भी मामला सामने नहीं आ पाया, वो अगर हुआ था तो जब नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जो साथ वाली सरकार थी उन्होंने ही किया था। उसके बाद जब दोनों में बिखराव हुआ तो आखिर NDA की ओर से भाजपा शामिल हो गई। नीतीश कुमार के साथ में तो उनकी प्रतिष्ठा बन गई कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर शिक्षकों की बहाली कर दी गई तो क्यों नहीं अब बहाली एक बार फिर से कर दिया जाए, और क्रेडिट भाजपा का भी बन जाना चाहिए, जिसके लिए ही 2 बार और बहाली की गई। लेकिन जब क्रेडिट मिल गया उसके बाद शिक्षक कहीं भी जाए, शिक्षक अभ्यर्थी कहीं भी जाए, इसकी कोई सोच नहीं, फिक्र नहीं किसी भी दल को। लेकिन अब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ऐलान एक और मुद्दा बन गया है, वो है हर घर में नौकरी। दोस्तों एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक हम नया अधिनियम लाएंगे। उस अधिनियम के तहत 20 महीने में हम हर परिवार में कम से कम 1 नौकरी देंगे। हम लोगों ने एक युगांतकारी घोषणा की है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग कोई घोषणा करते हैं तो बिना एक्सपर्ट के राय के नहीं करते हैं, बिना अध्ययन के नहीं करते हैं। जितने डेटाज हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है, वही तेजस्वी घोषणा करता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो तेजस्वी कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा, और हमने 17 महीने में करके भी दिखाया है। आज जो हम लोग कहने आए हैं आप लोगों के बीच कि जो हमने घोषणा की है, बिहार का कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है, वहां उस परिवार को तेजस्वी जो है नौकरी देने का काम करेगा।
और सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम जो है बनाए जाएंगे और 20 महीनों के अंदर जो है कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। कि सर्वे कराएंगे, सर्वे के अनुरूप जिस भी परिवार में कोई एक नौकरी नहीं होगी उस परिवार को हम एक नौकरी जरूर देंगे। अगर उसके आधार पर देखा जाता है दोस्तों तो पूरे बिहार भर में 1,40,00,000 परिवार है जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि पूरे बिहार भर की बातें कर ली जाए तो अभी पूरे बिहार भर में 1,40,00,000 परिवार में लगभग 40 लाख परिवार है जहां कोई ना कोई नौकरी जरूर है। वो कैसी नौकरी दोस्तों? बिहार सरकार की चाहे कोई भी सरकार हो उसी को नौकरी मानती है। जैसे चाहे एक परिवार में रसोईया ही क्यों ना हो वो भी एक नौकरी है। उसके बाद जीविका से संबंधित जो पदाधिकारी है जिन्हें वेतन मिल रहा है वो भी एक नौकरी है। आशा से संबंधित एक नौकरी है। उसके बाद आंगनवाड़ी एक नौकरी है, शिक्षक एक नौकरी है। कोई भी संविदा अगर आधारित है रोजगार तो वो एक नौकरी में गिनती की जाती है और यह नौकरी लगभग 40 लाख के आसपास तो है ही। रह गई बात 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ नौकरी, वह नौकरी भले ही कह दिया जाता है लेकिन वो एक जॉब होता है। भले ही वर्तमान सरकार के द्वारा भी इसे नौकरी ही कहा जाता है लेकिन यह नौकरी है नहीं। सरकारी नौकरी का मतलब राजकर्मी होता है जो कि आज तक बिहार के शिक्षकों को भी सरकारी नौकरी नहीं बनाया गया। जो या तो नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, बिहार भर में सरकारी नौकरी शिक्षकों के संवर्ग में है तो सिर्फ 1 कोटि के शिक्षक है। नियमित कोटि के शिक्षकों के पास देखना है आखिर ये पीछा तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से मुख्यमंत्री का किया जा रहा है, कहां तक सफलता प्राप्ति होती है और चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। हम आपको इस मसले से भी रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षकों के सपने को तोड़ा गया। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री का भी सपना इस बार के चुनाव में टूट जाए। फिलहाल आज की खबर आप यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।